नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं जाने माने ऑर्थो सर्जन सुधीर कुमार। डॉक्टर साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जिस सेक्टर से, जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें कहा यह जाता है कि एक चिकित्सक है वो भगवान का रूप है। ये वर्षों से धारणा, ये परंपरा चली आ रही है। अभी भी कहा जाता है कि कभी स्ट्राइक पे भी जाते हैं तो कहा जाता है कि आम जनता के भगवान हड़ताल पर। वास्तव में अभी भी कुछ ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं है। एक तरह की एक चिकित्सा भी एक तरह की व्यवस्था है जी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और भारतीय कानून के हिसाब से इसको भी एक व्यवसाय का दर्जा दिया गया है, इसलिए सारी कानूनी प्रक्रिया हम पर लागू होती है। अगर इसको हम लोग आदमी को आदमी ही रहने दें, भगवान का दर्जा ना दे तो बेहतर है। मेरी ये धारणा है कि बाकी और प्रोफेशन की तरह ये भी एक प्रोफेशन है जहाँ पर स्किल का इन्वॉल्वमेंट बहुत है और बहुत कुछ मानवीय आधार पर भी काम होता है। आप किसी मुश्किल में आते हैं और समाधान लेकर जाते हैं, खासतौर से शारीरिक कष्ट का, तो ऐसा लगता है कि ये भगवान की देन है। ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके आधार पर चिकित्सक अपनी सलाह देते हैं और उसके अनुसार बाकी व्यवस्था करते हैं। जी, आपने सोशल एंगल को जोड़ा अभी इससे कि सामाजिक, हम एक समाज के अंग, बिल्कुल है भी, यही होना भी चाहिए, लेकिन जनता की ओर से निकला है कि भगवान का रूप है। वजह साफ है कि कोई आदमी अगर किसी को जीवन देता है तो वाकई वो ईश्वरीय होता है और कई बार ऐसी दैवीय शक्ति के रूप में माना जाता है चिकित्सकों को। आप जिस फील्ड से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि कभी भी कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें अभी पिछले दिनों भी एक आंकड़े कुछ थे 49 पॉइंट समथिंग जो एक्सीडेंट इंजरी होती है, उसमें हेड इंजरी हो सकती है, शोल्डर पे हो सकती है, लेग पे, कहीं पे भी हो सकती है। ऑर्थो से कहीं ना कहीं उसका संबंध है, सर्जरी का। निश्चित रूप से। तो ये एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप लोग उस वक्त, कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जिस वक्त उनका अपना कोई नहीं होता, सिर्फ चिकित्सक होते हैं सामने। ये तो निश्चित ही है कि हमारे यहाँ मानवीय आधार पर भी काफी कुछ संवेदना बरकरार है समाज में। अगर कोई अनजान आदमी भी अगर इंजरी लेकर आता है तो उसकी भी निश्चित रूप से उसकी देखभाल होती है और हमेशा ये धन के रूप में नहीं देखा जाता है। ये तो भारतीय जो वैधानिक पद्धति है उस आधार पर हमें भी कानून के दायरे में लाया गया है। उसमें खराबी नहीं है, लेकिन हर समय मानव होने के नाते हम ईश्वर की तरह बर्ताव करें, ये भी संभव नहीं हो पाता जी। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ये एक व्यवसाय ऐसा है, आज की तारीख में व्यवसाय के ही दर्जा दिया गया इसे, जिसमें ये काफी कुछ मानवीय आधार पर भी काम होता ही है। और बहुत दफे बिना धन के भी जितना काम होता है वो कई दफे हमारी भी कल्पना के परे होता है कि हमने खुद कैसे ऐसे किया, लेकिन ये होता है, आप रोक नहीं सकते अपने को। अगर किसी को चोट लगी है या कष्ट में है जी। अगर मेरे को करने से उसे उसकी अच्छाई होती है और मुझे सुकून मिलता है, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही समझे इसे। जी, कई बार इस तरह के सवाल उठते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या उसमें कि डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पे रखा, पेरेंट जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनसे जब तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो क्या ऐसा माना जा सकता है? क्योंकि आप लोग भी कई बार इस पर चिंता करते होंगे कि समाचार पत्रों में ऐसा आ रहे हैं, फिलहाल उनके अटेंडेंट्स के इस तरह के कमेंट्स आए हैं, तो इस पे कभी चिंता जाहिर की जाती है कि ऐसा नहीं होना? जैसे भी आपने कहा कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हम खुद भी देखते हैं कि इतना पैसा लगना था, ये हो कैसे गया? एक चमत्कार के रूप में माने, या फिर हमारी जो संवेदनाएं हैं वो इतनी होती हैं कि आदमी को मरने नहीं देना है, पैसे वैसे की बात सब बात की है। प्राइवेटाइजेशन होने से बहुत सारे फायदे भी हैं। कुछ चीज मुश्किलों में भी आया है, खासतौर से मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत हुआ है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के बुरे होने से सारे समाज को बुरा नहीं बोला जा सकता, लेकिन उस पर चिंता की जाती है। निश्चित रूप से। आज की तारीख में सारी दुनिया में ये चिंता का विषय ये नहीं है कि हम कितना बढ़िया ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का के लिए ये भी जरूरी है कि हम कितना कम दाम में किसी भी अच्छी चिकित्सा को कैसे मुहैया करा सकते हैं। ये भी एक बड़ा चिंता की वजह है। अगर किसी भी प्रोफेशन में कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, उनकी वजह से बाकी व्यवसाय भी बदनाम होता है। तो ये नजरिया है जिसको हम तो बदल नहीं सकते व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जहां तक मुझ व्यक्ति विशेष की बात आए या हमारे आसपास जितने भी हमारे मित्र या और भी हमारे प्रोफेशन में है, मैं अभी तक एक डॉक्टर की तलाश में हूं उसने जानबूझकर किसी का खराब किया, जानबूझकर जबरदस्ती किसी से पैसा लिया, या जानबूझकर किसी ने धन के आधार पर किसी को चिकित्सा करने की सलाह दी। ऐसा होता नहीं है। एक दो लोग की वजह से वो तो हर जगह बुरे लोग पाए जाते हैं। जो हमें जानकारी मिली, आप सेंट्रल जोन के एक जो ऑर्थो की कमेटी बनी हुई है, आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले, और रांची मेडिकल कॉलेज के भी प्रोफेसर हैं। मैं उस एंगल से आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर की जो आपने बात की, क्यों सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो,
पीपीपी मोड की बात कर रहे हैं कि अभी क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी आप तो अच्छे से प्रोफेसर हैं वहां पे तो जानते भी होंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुझे जो स्टेट से राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, स्थिति ये होती है कि मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें डाइवर्ट किया जाता है, यहां से ले जाके एक टीम को दूसरी जगह, वहां पे इंस्पेक्शन होता, फिर तीसरी जगह प्रोफेसर्स को इस तरह से। हाँ, ये सत्य है। तो प्राइवेट सेक्टर एक बिल्कुल अब सामने सरकार के कोई चारा बस्ता नहीं है, क्योंकि जो रेशो आप लोगों के मेडिकल काउंसिल के हिसाब से भी होना चाहिए कि इतने लोगों पे इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, वो तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है। संभव नहीं है। तो ऐसे पोजिशन में तो प्राइवेट सेक्टर जो है, पीपीपी मोड है, मुझे लगता है वही एक चारा बस्ता है सरकार के पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर हमारी जितनी जरूरत है उतने हम डॉक्टरों को पैदा करें। जी। इंजीनियर्स की खपत होती है किसी एक सिस्टम को रन करने के लिए, डॉक्टर की खपत होती है एक व्यक्ति विशेष के देखभाल के लिए। अगर हम हेल्थ सेक्टर पैदा करते हैं तो अपनी देखभाल के लिए हम पैदा कर रहे हैं। एक साल में करीब 55,000 डॉक्टर पैदा होते हैं एमबीबीएस करने के बाद। उसमें से करीब 24,000 लोग जो है जो मास्टर्स डिग्री पाते हैं, करीब 10,000 लोग जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं। तो तादाद देखिए, हर साल करीब आधे से ज्यादा लोग किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाने से वंचित रह जाते हैं। एक बड़ा सा तबका जो है वो दूसरे देशों में बेहतर स्थिति की तलाश में चला जाता है। अंततः कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन का अपना एक डिमांड है। उस डिमांड के अनुसार से अगर देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक पढ़ाई की जाने वाली जो व्यवस्था जो है वो एमबीबीएस और एमएस करते करते हैं। उस समय तक, जिस समय बाकी लोग आप समानांतर रूप से देखें तो बाकी लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं और आप विपन्नता की पराकाष्ठा से अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो उसका अंत कहाँ है ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन एक डॉक्टर को प्रैक्टिकल रूप से व्यवस्थित होने में और काम करने में करीब 40 साल का उम्र तो लग ही जाता है। जी। तो ये कभी धारणा मन में आती है कि हमारे साथ के लोग हैं, उन्होंने एमबीबीएस को नहीं चुना है, दूसरे फील्ड को चुना और वो अब हमसे काफी आगे निकल गए और हम अभी स्टडी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कई दफे कई चीजों का सकून होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। जी। ठीक है, शुरुआती तौर में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने आर्थिक रूप से बहुत संपन्न रहे, लेकिन शायद बहुत आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी इन चीजों का कभी कोई ऐसी फीलिंग, मुझे, मेरी वाइफ जो खुद एक आई सर्जन है, हम दोनों के मन में कभी भी नहीं आई। मेरा बेटा भी एमबीबीएस किया है, मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है। हमारे परिवार में किसी को ऐसी फीलिंग नहीं है। समय लगता है और सिर्फ धन ही नहीं होता जिंदगी में, तो तयशुदा चीज। डॉक्टर फैमिली है ये तो और भी अच्छी बात है, फीलिंग्स को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। एक सवाल मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप तो एक प्रोफेसर भी हैं, कभी इस तरह की जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये भी एक लेसन दिया जाता है कि देखिए आपने फील्ड जो चुना है बहुत लंबा सफर है। लंबा सफर इस मायने में है कि वाकई लंबा सफर इस मायने में कि उससे कम पीरियड में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कड़ी जुड़ी हुई है। आप एमबीबीएस 4-5 साल का पहले, उसके बाद में आप एमएस के लिए, फिर आपको एज ए रेजिडेंट फिर आपको काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो 8-10 साल का जो एक टाइम आपका गुजरता है, क्योंकि उससे पहले आप हट भी नहीं सकते अगर पूरी तरह से अगर आपको पीजी करनी है। तो मानसिक रूप से उन्हें ये सब कुछ सिखाते हैं कि आपको ये सेवा भावना से करनी है। ये मत देखिए कि मेरे से बाद में मेरा जूनियर ये स्कूल कॉलेज का ये था और वो अब इंजीनियर बन के फला जगह से पैसे कमा रहा है, क्योंकि आप एक सोशल एंगल से भी काम कर रहे हैं। तो ये सीख देते हैं कभी? हाँ, बिल्कुल। ये भी है, एथिकल प्रैक्टिस या एथिक्स भी है, एक बड़ा हिस्सा है हमारे नित्य प्रति जीवन में। जी। जैसे मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को पढ़ाने जाता, जो मास्टर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं, तो उनको मैं निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत तौर पे ये भी सीख देता हूँ कि हमारी व्यक्तिगत और आर्थिक जिम्मेदारी के अलावा हमारी एक जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है। हम ईमानदारी पूर्वक काम करें। धन आना एक बाई प्रोडक्ट है। अगर हम सेवा भाव से भी काम करेंगे तो डॉक्टर होने के नाते ये तो तय है कि आर्थिक रूप से कभी आप बहुत कमजोर नहीं रहेंगे, ठीक खाते पीते घर के रहेंगे। बहुत रिच भी नहीं हुए तो खाते पीते घर के रहेंगे। तो उतनी आर्थिक रूप से आपको गेन भी होता है, और जो सामाजिक जो वैल्यूज हैं, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक काम किया, उसके वैल्यूज बहुत ज्यादा है।